कैसे हैं आप सब। लास्ट टाइम हमने बात किया था, जैसे कि आपने देखा था कि लास्ट टाइम हमने पीपीओ के बारे में बात किया था, जो कि एक हाई परफॉर्मेंस पॉलीमर। आज इसी में हम हाई परफॉर्मेंस पॉलीमर में एक न्यू पॉलीमर की बात करने जा रहे हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं पीक है क्या। पीक में हम पीक की एडवांटेज, डिसएडवांटेज, पीक की डेफिनेशंस, इसके अलावा पॉइंट टू पॉइंट पीक को हम कवर करेंगे। साथ साथ थर्मल स्टेबिलिटी और उसकी ग्राफिकली ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर के बारे में भी हम बात करेंगे। सो गाइज विदाउट टाइम वेस्टिंग चलते हैं, पीक को इंट्रोडक्ट करते हैं। गाइज बेसिकली पीक नथिंग इज द पॉलीएथर एथर कीटोन, जो एक हाई परफॉर्मेंस पॉलीमर है, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, और साथ ही साथ एक लीनियर एरोमेटिक सेमी क्रिस्टलाइन इंजीनियरिंग थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर भी है। साथ ही साथ ये काफ़ी एक्सलेंट केमिकल रेजिस्टेंस के साथ अपने आप को बिहेवियर करता है अपने सराउंडिंग नेचर में, और साथ साथ ये हाई सॉल्वेंट रेजिस्टेंट भी पॉलीमर माना जाता है। साथ साथ ये हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस पॉलीमर भी माना जाता है, और गुड इम्पैक्ट स्ट्रेंथ के कारण उससे हम काफ़ी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग टफनेस और स्ट्रेंथ के कारण ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉलीमर माना जाता है, और हाइड्रोलिसिस रेजिस्टेंस होता है पर्टिकुलर एक हाइवर टेम्परेचर पर। यदि हम हायर टेम्परेचर पर जाए तो इसे हाइड्रोलाइसिस होने से भी वो रेजिस्ट करता है अपने आप को। साथ साथ ये केमिकल और वाटर रेजिस्टेंट पॉलीमर भी कहलाता है, और उसके अंदर केमिकल वाटर रेजिस्टेंट पॉलीमर होने के कारण वो कहीं ना कहीं सिमिलर पीपीएस जो पॉलीफिनाइल सल्फाइड है उससे कहीं ना कहीं वो स्ट्रक्चर को सिमिलर अपने आप को दिखाने की कोशिश करता है। जो हम कह सकते हैं कि वो ऑपरेट हो सकता है हाईएस्ट टेम्परेचर पे, क्योंकि जो पीपीएस होता है वो काफ़ी हायर स्ट्रेंथ अपने हायर पे जा सकता है, क्योंकि वो काफ़ी केमिकल और वाटर रेजिस्टेंट होता है। साथ ही साथ हाई स्ट्रेंथ होने के कारण ये फ्लोरोपॉलीमर की तरह वो हेलोजन फ्री और एग्जिबिट कर सकता है लो स्मोक में, और काफ़ी टॉक्सिक गैस कंट्रीब्यूटिंग होता है टुवर्ड इम्प्रूव करने के लिए वर्किंग प्लेस सेफ्टी। साथ ही साथ अगर इसका एक पॉइंट और देखा जाए, इसका यूज़ एरोस्पेस फ्लेम रिटार्डेंसी में भी किया जाता है। बेसिकली फ्लेम रिटार्डेंट्स होते हैं क्या है गाइस, लास्ट टाइम भी मैंने फ्लेम रिटार्डेंट, गाइस फ्लेम रिटार्डेंट एक एडिटिव है जिससे हम कभी भी फ्लेम रिटार्डेंट अगर हम किसी चीज़ में डाल दें एडिटिव की तरह तो उसमें आग नहीं लगेगी। इसी तरीके से ये क्या है कि फ्लेम रिटार्डेंट की तरह खुद काम करता है, समझ लीजिए ये एक एडिटिव की तरह भी काम करता है। इसीलिए हम एरोस्पेस में फ्लेम रिटार्डेंसी के लिए फूड पैकेजिंग में, इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस में हम इसको मैग्नेटिक वायर और इंसुलेशन के तौर पे पीक को हम यूज़ करते हैं। अब मैं बात करना चाहता हूँ सेकंड पॉइंट की। गाइस पीक जो है पर्टिकुलर अगर मैं एक स्ट्रक्चर की बात करूँ तो पीक एक रिपीटेटिव यूनिट है फिनाइल रिंग का। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी इमेज में, ये एक फिनाइल रिंग का रिपीटेटिव स्ट्रक्चर है जो 2 ईथर और 1 कीटोन ग्रुप से बना होता है, जिसकी रिपीटेटिंग एन टाइम्स जाती है। अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ की और एक सटीक प्रॉपर्टीज़ की, जस्ट लाइक डेंसिटी, यंग मॉडुलस, और इसके अलावा टेंजाइल स्ट्रेंथ, एलोंगेशन की बात करूं तो डेंसिटी में 1.32 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक इसकी डेंसिटी होती है। यंग मॉडुलस की बात करूं 3.6 GPa मेगा मॉडुलस, और टेंजाइल स्ट्रेंथ की बात करूं तो 90 to 100 मेगा पास्कल इसकी टेंजाइल स्ट्रेंथ होती है। अब मैं बात करता हूँ एलोंगेशन कितने, अगर मैं ब्रेकिंग पॉइंट की बात करूं पर्टिकुलर 50% ब्रेकिंग पॉइंट के हिसाब से बात करूं तो 15% के बाद से एलोंगेट होना थोड़ा सा वो रुक जाता है और इसका ब्रेकिंग पॉइंट आना नज़दीक हो जाता है। और क्योंकि वो हार्ड है, स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी हार्ड और स्ट्रॉन्ग होने के कारण इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कम है, इसलिए एलोंगेशन इतना ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं हो पाता एज कम्पेयर टू दूसरे थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स के, जैसे कि आप समझ सकते हैं। और साथ ही साथ इसका TG 143 डिग्री सेल्सियस होता है, और हमारा जो मेल्टिंग टेम्परेचर है 340 है, जिनके बीच में काफ़ी गैप है। आप देख सकते हैं गाइस, TG जहाँ पे ये सॉफ्टी तो 143 के बाद हो जाता है, लेकिन मेल्टिंग आते आते तक 343। इसी कारण ये हाई स्ट्रेंथ के होने के कारण ये हाई स्ट्रेंथ को झेल सकता है, और इसका कहीं ना कहीं कारण इसका फिनाइल ग्रुप है, जो फिनाइल रिंग है जो 2 ईथर और 1 कीटोन्स को सपोर्ट करता है। अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट की उसकी मैकेनिज्म की। गाइज अगर कोई भी पॉलीमर है तो सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमर बना कैसे रहा है उस चीज़ को समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये मैकेनिज्म से, अगर मैं पीक की बात करूं तो ये स्टेप 1 में क्या करता है कि अब जैसे कि स्ट्रक्चर्स में देख सकते हैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा लार्ज कर दूं तो मैं अगर इसको लार्ज करता हूं और आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, स्टेप 1 में क्या करता है कि हाइड्रोक्विनोन है, ये हाइड्रोक्विनोन को NOH के साथ जो एक बेस प्रोडक्ट है, और ये क्या करता है इसके साथ मैकेनिज्म करके एक सोडियम साल्ट बना लेता है हाइड्रोक्विनोन का। और इसमें क्या है कि ये जो हमारा बेंजीन रिंग है इसके अंदर सोडियम ऊपर और नीचे ये H को, जिसमें से हमारा H2O रिमूव हो जाता है और H2O एक बाय प्रोडक्ट की तरह काम करने लग जाता है।
साथ ही साथ स्टेप 2 में क्या होता है कि जो हाइड्रोक्विनोन को हम क्या करते हैं, फिर स्टेप 2 में फ्लोरोबेंजीन के तौर पे डाइफ्लोरोबेंजोफिनोन के तौर पे हम लेते हैं और इसको फिर हम रिएक्ट करवाते हैं इसके साथ सोडियम साल्ट के साथ में। तो डाइफ्लोरोबेंजीन जब सोडियम साल्ट के साथ रिएक्ट करता है पर्टिकुलर 300 डिग्री सेल्सियस पे, तो डाइफिनाइल सल्फोन के प्रेजेंस में, तो क्या करता है कि हमें एक प्रोडक्ट देता है जो एक कंटिन्यूसली फर्दर आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली ये होता जा रहा है। तो आप इसमें देख रहे हैं कि ये पीक स्ट्रक्चर बन रहा है। पहले पीक हमारा ऐसा बना और इसके कारण रिपीटेटिव स्ट्रक्चर होने के कारण इसके अंदर थोड़े थोड़े परिवर्तन आते गए। पहले ये पैक बना, फिर पीक बना, क्योंकि इसके अंदर पॉलीएथर कीटोन है। अभी अब पॉलीएथर एथर के दो जब लिंकेज लगेंगे तब इसके अंदर पीक ये फॉर्म होगा। इस तरीके से इसका मैकेनिज्म बताता है कि ये किस तरीके से पॉलीमर बनाता है। तो अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट की थर्मल स्टेबिलिटी की। जैसे मैंने बात किया पहले कि हम इसमें थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में भी बात करेंगे। गाइस थर्मल स्टेबल की बात करूं तो कोई भी पॉलीमर, कोई भी जो थर्मल स्टेबल होता है उसके स्ट्रक्चर के कारण होता है, और स्ट्रक्चर में जो प्रॉपर्टीज शोज करती हैं, जो शो करती हैं वो हमारा बताती हैं कि हमारा थर्मल बिहेवियर क्या है अराउंड। अगर हम कोई भी चीज़ करें तो इसमें जो ये एल्यूमिना फिलर्स है वो डिस्पर्सन की तरह रिजल्ट के तौर पे गुड अच्छा इंटरफेशियल एरिया देते हैं एल्यूमिना और पीक के बीच में, जो काफ़ी कारगर होता है प्रोसेसिंग के वक्त में। साथ ही साथ जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो पीक के साथ में डिग्रेडेशन टेम्परेचर और थर्मल स्टेबिलिटी पॉलीमर को नैनो कंपोजिट होने के कारण वो इम्प्रूव कर देता है, काफ़ी सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव कर देता है, फिलर की तरह काम करता है। वो क्या करता है कि इंक्रीजिंग करता है हमारे थर्मल स्टेबिलिटी को, जिसके कारण जो नियर बाई 14 डिग्री प्रेजेंस में ये नाइट्रोजन और 28 डिग्री प्रेजेंस में एयर के वो अपने आप को थर्मल स्टेबल रख सकता है। साथ ही साथ ये इंक्रीज तो करता है और साथ ही साथ इसके अंदर जो एट्रीब्यूट है इंट्रैक्शन में वो एल्युमिनियम ऑक्साइड का होता है, जिसके कारण जो पीक मैट्रिक्स होता है वो हिंडर कर पाता है सेगमेंटल मूवमेंट के तौर पे पीक का। और मैं बात करूं, अगर मैं 4th पॉइंट की बात करूं तो इसमें यही कहा गया है कि जो नाइट्रोजन टेम्परेचर है जो 10% लॉस करता है एज अ डिग्रेडेशन टेम्परेचर, जो T10 है इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन टेम्परेचर। अगर नाइट्रोजन का टेम्परेचर जैसे मैंने बात की 14 डिग्री सेल्सियस पे नाइट्रोजन का स्टेबिलिटी रख सकता है, उससे कम गया तो नहीं रख पाएगा, क्योंकि आप जा सकते हैं जो लिक्विड नाइट्रोजन होता है उसका वो करीबन बहुत ही माइनस में जाता है लिक्विड नाइट्रोजन। इसके कारण थर्मल स्टेबिलिटी में ये 10% वेट परसेंटेज का लॉस करता है हमारे पॉलीमर को। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ नाइट्रोजन प्रेजेंस की T10 पे, वो 570 डिग्री सेल्सियस है जो नाइट्रोजन प्रेजेंस को झेल सकता है, जहाँ पे एयर की प्रेजेंस में 556 डिग्री सेल्सियस तक झेल सकता है। और साथ ही साथ ये एट्रीब्यूट करता है उन डिकम्पोजिशन को जो पॉलीएथर कंटोन जो प्योर एल्यूमिना नहीं शो करते हैं और वो एब्रप्ट करते हैं उन वेट के चेंजेस में एब्रप्ट करने का कारण बनते हैं। गाइस जैसे कि मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, ये डायग्राम आपको हेल्प करेगा कि किस तरीके से जब कीटोन डिग्रेड की तरफ जाता है पर्टिकुलर टेम्परेचर से तो ये किस तरीके से करता है। जैसे कि आप वेट लॉस देख रहे हैं, ये वेट परसेंटेज लॉस और ये टेम्परेचर है। अगर मैं बात करूँ 200, 300, 400, 500, ये गाइस देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये जो लाइन है ये 500 के बाद 550 के बाद से ये थोड़ा नीचे की तरफ डिग्रेड हो रहा है, और ये डिग्रेड के बाद जो लाइनिंग है ये 5 डिग्री सेल्सियस के लिए ये बड़ी लाइन है, और ये थोड़ा डॉट डॉट वाले के लिए 15 डिग्री सेल्सियस, और 2 डिप वालों के लिए 10 डिग्री, 10, 5, 10, 15 और 20, ये 4 लाइन्स हैं। तो मतलब 20 डिग्री पर मिनट के हिसाब से डिग्रेडेशन हो रहा है, तो ये थोड़ा आगे की तरफ से टेम्परेचर जा रहा है। मतलब अगर 5 डिग्री पर मिनट के हिसाब से डिग्रेडेशन होगा तो इसके अंदर कर्व में चेंज पहले आ जाएगा टेम्परेचर में। वही हम अगर 20 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से देखें तो कर्व में थोड़ा बाद में चेंज आएगा। यही डायग्राम ये शो करके बता रहा है। अब मैं बात करूँगा क्रिस्टल स्ट्रक्चर की। गाइस कभी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के तौर पे हमारा पॉलीथर होता है क्योंकि काफ़ी रिजिड होता है, और क्रिस्टलाइज होने के कारण वो आर्थोमॉर्फिक नेचर को प्रेजेंट करता है, ऑर्थोमॉर्फिक स्ट्रक्चर को भी प्रेजेंट करता है, जिसके कारण जो डिफ्रैक्शन होता है पीक का ड्यू टू प्योर एल्यूमिना वो 39.41 होता है और 45.8 डिग्री में होता है इन प्योर नैनो कंपोजिट में। वो इंडिकेट करता है एल्यूमिना का प्रेजेंस में, और जो चेंज नहीं कर पाता अपने स्ट्रक्चर को पॉलीइथर कीटोन को। मतलब समझने की ये बात है कि एल्यूमिना के प्रेजेंस के कारण वो अपने स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर पाता है। एल्यूमिना कहीं ना कहीं उसको डिफ्रैक्शन पीक तक पहुंचाने के लिए प्योर करता है, वो भी प्योर फॉर्म का एल्यूमिना। और यदि आप चौथे पॉइंट की बात करूं मैं, यदि हम लुक देखें मॉर्फोलॉजिकल एग्जामिनेशन के तौर पे देखा जाए कि होमोजीनियस और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए थ्रू आउट द पीक मैट्रिक्स के, वो काफ़ी होमोजेनिक
मॉर्फोलॉजिकल होगा। साथ ही साथ फिफ्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट कहता है कि जो पर्टिकुलर पॉलीमर है वो कंपोजिट पार्टिकल में सराउंडेड होगा 2 रीजन में। फर्स्टली टाइटली बाउंड पॉलीमर एंड द थर्ड वन इज कंसंट्रेटेड चेन, पॉलीमर चेन जो सेकेंडली क्लोजली होगा बाउंड पॉलीमर के। और वो चेन जो होगा वो अनकंसंट्रेटेड पॉलीमर चेन होगा जो एवरेज इंटर पार्टिकल्स के थ्रू डिक्रीज किया जाएगा और वो काफ़ी इंकॉर्पोरेट करेगा उस फिलर के पार्टिकल के साथ जो बॉन्ड को लूज कर रहे हैं पीक के स्ट्रैंड को, और वो सुप्रेसिंग करेगा, थर्मल एक्सप्रेशन को सुप्रेस करेगा, नैनो कंपोजिट के जो थर्मल एक्सपेंशन होगा उसको सुप्रेस करेगा, जिसको हम कहीं ना कहीं कोएफिशिएंट कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन का। अब गाइज, अब मैं नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा। अभी तक मुझे यकीन है कि आपको पीक के बारे में बेसिक से ज़्यादा आपको नॉलेज आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हम अगले वीडियो मिलेंगे पीपीएस के साथ, पॉलीफिनाइल सल्फाइड। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।